A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with the revision of our chapter 5th, that is coal and petroleum. सो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर में जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो हम कवर करेंगे आज के रिवीजन लेक्चर में। ओके, तो कोल एंड पेट्रोलियम का आपने नाम तो सुना है, लेकिन आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इस चीज़ में। अभी तक हमें ये लगता था कि पेट्रोलियम मतलब होता है पेट्रोल, बट पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल के साथ साथ पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। ओके, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं पेट्रोलियम में। ठीक है, कुल मिलाकर पेट्रोलियम ऐसा सब्सटेंस है जो ज़मीन के नीचे से निकलता है खुदाई करके, और उस पेट्रोलियम से अलग अलग फॉसिल फ्यूल्स को अलग किया जाता है। ठीक है, कोल आपको पता है कोयले को बोलते हैं। कोयला एनर्जी देता है हमें, कोयले को जला करके हमें हीट और लाइट एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये है कोल एंड पेट्रोलियम। ये बनते कैसे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि ये बनते कैसे हैं। ऑल्दो आपको पता है कि ये नेचुरल रिसोर्स हैं, मतलब ये हमें नेचर से मिलते हैं, बट नेचर इन्हें बनाता कैसे है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। क्या होता है कि एक बड़े से एरिया में बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। सपोज़ एक फॉरेस्ट है, ठीक है। अब कोई अर्थक्वेक आया और वो फॉरेस्ट के जितने भी प्लांट्स थे और जितने भी एनिमल्स थे वो मर गए। ऑल ऑफ अ सडन ऐसा अर्थक्वेक आया जिससे फॉरेस्ट के सारे प्लांट्स और एनिमल्स मर गए। तो होता क्या है, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग भी, हमारे हर सेल में क्या होता है, कार्बन मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, कार्बन। तो जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, सब का जो कार्बन है वो जब मरे और जब उनका शरीर मिट्टी में मिला, जब प्लांट्स ऐसे मरे, जैसे प्लांट्स की बॉडी अगर पड़ी है या किसी एनिमल की बॉडी पड़ी है, तो धीरे धीरे करके छोटे मोटे कीटाणु जो होते हैं वो उस पूरी बॉडी को खा करके डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, और वो डिकम्पोज जब करते हैं तो कार्बन को कहाँ डाल देते हैं, मिट्टी में। तो मिट्टी में क्या आ गया, सॉइल में क्या आ गया, कार्बन आ गया। धीरे धीरे ऐसे कार्बन हर प्लांट से, हर एनिमल से लाखों करोड़ों साल तक इकट्ठा होता रहा। ठीक है, लाखों करोड़ों साल तक ज़मीन के नीचे वो कार्बन इकट्ठा होता रहा। ठीक है, और फिर वो कार्बन जो है वो अलग अलग हाइट्स में और अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर के इन्फ्लुएंस में, मतलब अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर में वो कभी कोल बन गया, कभी पेट्रोलियम बन गया, कभी नेचुरल गैस बन गया। ओके, तो यही जो कार्बन है यही अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट होता रहता है। अब कोल, जिसको हम कोयला बोलते हैं, वो कार्बन का एलोट्रॉप है, मतलब कार्बन का एक फॉर्म है, कार्बन के मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। इसी तरह से कार्बन का एक एलोट्रॉप है क्या, डायमंड। इसी तरह से एक एलोट्रॉप है ग्राफाइट, जो आपकी पेंसिल की लेड में होता है। ठीक है, एक ऐसे ये बकमिंस्टर फुलरेंस। तो ये सारे कार्बन के एलोट्रॉप हैं, उसमें से एक एलोट्रॉप कोल भी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। हम अपनी बेसिक नीड्स के लिए हमें बहुत सारे मटेरियल चाहिए होते हैं। मतलब हमें अगर प्यास लगी तो हमें पानी चाहिए। ठीक है, सांस लेने के लिए हवा चाहिए, हवा में ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन नहीं है तो हम सांस ले तो पाएंगे लेकिन ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। ओके, सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। इनमें से कुछ जो है वो नेचर में पाए जाते हैं और कुछ ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा मिलते हैं। ठीक है, डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स। देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसे मटेरियल्स की लिस्ट है आपको बनानी है जो आपकी डेली लाइफ में यूज़ होती है, और उनको नेचुरल और मैन मेड में क्लासीफाई करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप घर पे यूज़ करते हो क्या, फर्नीचर। तो फर्नीचर तो मैन मेड है, बट जो लकड़ी यूज़ हुई है उसमें वो क्या है, नेचुरल है।
ठीक है। फिर जैसे आप यूज़ करते हो नारियल का तेल, सरसों का तेल, तो ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं। ओके। बाकी मैक्सिमम चीज़ें जो आप यूज़ करते हो वो मैन मेड है। तो मैन मेड और नेचुरल चीज़ों की आपको लिस्ट बनानी है। ओके। जैसे आप गोल्ड यूज़ करते हो वो नेचुरल है, सिल्वर यूज़ करते हो वो भी नेचुरल है। ओके। तो ऐसे करके आपको लिस्ट एक तैयार करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन एयर वाटर सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़? बिल्कुल। जो हवा है, पानी है और मिट्टी है, ये इंसानों की हरकतों से खराब हो रही है और ख़राब होगी। ओके। और ये इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी कि इंसान के लिए बचेगी ही नहीं यूज़ करने के लिए। जैसे नदियाँ हैं, नदियों को इंसान इतना पोल्यूट करता है। हवा है, हवा को ये पोल्यूशन के कारण इतना ज़्यादा दूषित किया जाता है। ठीक है, इतना ज़्यादा पोल्यूट किया जाता है एयर को भी। ठीक है। तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो किसी भी चीज़ को, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो, हर चीज़ को ख़राब करने में लग जाते हैं। ओके। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास सेवेंथ। आपने क्लास सेवेंथ में पानी के बारे में, वाटर के बारे में पढ़ा है पहले से ही। इज़ वाटर अ लिमिटलेस रिसोर्स? क्या पानी लिमिटलेस रिसोर्स है? इन द लाइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds. अवेलेबिलिटी के बेसिस पे नेचुरल रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं। अवेलेबिलिटी मतलब आपको आसानी से मिल जाएं ऐसे रिसोर्स। ठीक है, आपको आसानी से मिल जाएं ऐसी चीज़ों के बेसिस पे नेचुरल रिसोर्स दो तरह के होते हैं, इनएग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स वो होते हैं जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, मतलब आप उनका कितना भी यूज़ करेंगे वो ख़त्म नहीं होंगे। जैसे सनलाइट और एयर। सनलाइट जो है, सूरज की रोशनी, वो हर सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन का जो टाइम होता है उसमें आपको सनलाइट मिलती है। ठीक है। और एयर तो आपको 24 आवर्स मिलती है। तो ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो जब तक अर्थ रहेगी तब तक आपको मिलती रहेंगी। ठीक है। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? ऐसे नेचुरल रिसोर्स जिनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने पर वो ख़त्म हो जाएंगे, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ करने से ख़त्म हो सकती हैं। ठीक है। Assume that the eatables in the container represent the total availability of exhaustible natural resource like coal, petroleum or natural gas. Each group have a different consumption pattern. Are the earlier generation of any group too greedy? देखिए क्या हुआ है यहाँ पर, एक जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसमें ये बताया गया था, सिंपल सी बात, सिंपल सी लैंग्वेज में, कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो नेचर से हमें मिलते हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, फॉरेस्ट है, ठीक है, वाटर है क्लीन, तो नेचुरल रिसोर्सेज एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, ये बात इंसानों को पता नहीं थी। तो उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के आते ही, मतलब जैसे इंडस्ट्री आई, जैसे फैक्ट्री आई, तो नेचुरल रिसोर्सेज का इस हद तक इस्तेमाल करना चालू किया कि अब ऐसी कंडीशन है कि कुछ नेचुरल रिसोर्स जो हैं आने वाले 30-40 सालों तक ही रहेंगे, उसके बाद वो बचेंगे ही नहीं। जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इसके जो रिजर्व्स हैं, जहाँ पर ये पाए जाते हैं, जहाँ पर ये मिलते हैं, तो ये जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह है, ये सिर्फ हमें आने वाले 40 सालों तक मिलेगा। उसके बाद ये हमें नहीं मिलेगा, ये ख़त्म हो जाएगा। ओके। तो ऐसा बोला जाता है कि ये हमारी जो प्रीवियस जनरेशन थी, मतलब इसके पहले जो हमारे पेरेंट्स लोग थे, उन लोगों को पता नहीं था कि ये कोल, डीजल, केरोसिन वगैरह, या जो इंडस्ट्री वाले लोग थे, इनको अगर नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। उनका हिसाब से यूज़ करना है ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, आगे आने वाली जनरेशन के लिए उन नेचुरल रिसोर्सेज को बचा कर रखा जा सके। ठीक है। अब चलिए फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं?
In this chapter, we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas. इस चैप्टर में हम कुछ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे जो आने वाले टाइम पे आपको नहीं मिलेंगे या ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है। दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये जो जंगली जानवर हैं उनसे और जो प्लांट्स हैं उनसे, मैंने आपको बताया था कि जब वो प्लांट्स वगैरह मर जाते हैं तो उनके शरीर में जो कार्बन मौजूद होता है वो चला जाता है सॉइल में, और उस सॉइल में वो कार्बन लाखों करोड़ों साल तक इकट्ठा होता रहता है और ज़मीन के नीचे के प्रेशर और टेम्परेचर के इन्फ्लुएंस में आकर वो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जैसी चीज़ें बनाता है। ओके, तो इन्हीं को बोलते हैं फॉसिल फ्यूल, ठीक है। कोल एक फॉसिल फ्यूल है, यहाँ पर कोल का डायग्राम बना हुआ है। तो चलिए कोल से शुरुआत करते हैं। कोल को हम हिंदी में बोलते हैं कोयला। ओके, ये इसको जलाकर हम हीट और लाइट एनर्जी एक्वायर करते हैं, मतलब इसको जलाने से हीट और लाइट एनर्जी मिलती है। और जब ये पूरी तरह से जल जाता है तो इसका बन जाता है चारकोल। उस चारकोल को जब हम जलाते हैं तो वो, देखिए कोयले को जलाने पर धुआं बहुत ज़्यादा होता है, बट चारकोल को जलाने पर धुआं कम होता है, हीट ज़्यादा मिलती है। तो उसका अपना अलग जो है इस्तेमाल है, उसका अलग फ़ायदा है उसका, ठीक है। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। कोल जो है वो खाना बनाने के काम पे आता था पहले। अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। पहले क्या होता था कि जो कोयला है, ये जो कोल है, ये रेलवे इंजन में यूज़ किया जाता था स्टीम बनाने के लिए, और उस स्टीम से ट्रेन जो है उसका टरबाइन घूमता था जिससे ट्रेन चल पाती थी, ठीक है। तो उसको बोलते थे स्टीम इंजन, जो जेम्स वॉट ने बनाया था, ठीक है। जेम्स वॉट नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टीम इंजन बनाया था। इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो कोल है वो थर्मल पावर प्लांट में भी यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए। कोल इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। कोयला जो है एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में। आज भी 70% पॉपुलेशन जो है इंडिया की, या फिर 70% जो एनर्जी है इंडिया की, वो हाँ कहाँ से मिलती, कोयले से ही मिलती, थर्मल पावर प्लांट से मिलती है जहाँ कोयले का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो, 300 मिलियन साल पहले, अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज। जो समतल एरिया है, जो वेटलैंड एरिया है, मतलब जो गीले स्थान है, वहाँ पर जंगल हुआ करता था पूरा। मैक्सिमम जो एरिया आप देख रहे हैं आज जहाँ शहर वहर बस गया है, वो पूरा का पूरा जंगल हुआ करता था, ठीक है, घने जंगल होते थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग, दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। फ्लडिंग जैसे नेचुरल प्रोसेस से, मतलब बाढ़ आ गई, ठीक है, या भूकंप आ गया, तो ये जो पेड़ पौधे थे, जो जंगली जानवर थे उस एरिया के, वो दब गए ज़मीन के नीचे, और ज़मीन के नीचे दब करके उन्होंने बनाया फॉसिल फ्यूल, ठीक है। क्योंकि अर्थ के नीचे से भी हीट निकलती है, और उसके हीट मतलब उसका टेम्परेचर और जो प्रेशर होता है उसके कारण ये जो फॉसिल फ्यूल हैं ये एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते गए, ठीक है। कुछ बन गए पेट्रोलियम, कुछ बन गए नेचुरल गैस, कुछ बन गए कोल। ओके, एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम दे वर कंप्रेस्ड। ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऊपर मिट्टी आती गई और वो दबते गए नीचे ज़मीन के। लाखों करोड़ों साल बाद जब देखा गया तो वहाँ से फॉसिल फ्यूल हमें मिलने लग गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। जैसे जैसे वो नीचे जाते जाते हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर जो डेड प्लांट्स हैं, जो मरे हुए प्लांट्स हैं, वो कोल में कन्वर्ट होने लगते हैं। एज कोल कंटेन्स मैनी कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। तो अगर मैं एग्जाम में पूछूं व्हाट इज़ कार्बनाइजेशन, तो आप बोलोगे कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। कोल को फॉसिल फ्यूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मरे हुए प्लांट्स और एनिमल से मिलकर बना है। ओके,
यहाँ पर एक कोल माइन दिख रही होगी आपको, ओके, जहाँ पर खोद कर कोयले को निकाला जाता है। जब हवा में कोल को गर्म किया जाता है, जब कोयले को हवा में जलाया जाता है, तो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और जो कोयला है वो बहुत ज़्यादा धुआं भी करता है, ओके। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोल टार एंड कोल गैस। कोल जो है कोयला, उससे हमें क्या मिलता है, कोक मिलता है, कोल टार मिलता है और कोल गैस मिलती है, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमें कोयले से मिलती है। तो चलिए इसका पहला प्रोडक्ट देख लेते हैं, जो है कोक। इट इज़ अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये जो कोक है, ये टफ यानी कठोर, पोरस और ब्लैक सब्सटेंस है, काला है, ठीक है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये लगभग लगभग प्योर फॉर्म है कार्बन का। कोक इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। कोक जो है वो स्टील बनाने के काम में आता है। ध्यान रखिएगा, कोक का यूज़ स्टील बनाने में भी किया जाता है। जो जिस स्टील के आप घर पे बर्तन यूज़ करते हो, उसको बनाने में कोक का यूज़ किया जाता है। एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, और कुछ मेटल्स को ज़मीन से निकालने में भी, ठीक है। कोल टार, कोल टार क्या होता है? इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विथ अनप्लीजेंट स्मेल। एक काला गाढ़ा लिक्विड है जिसकी स्मेल जो है बहुत ही ज़्यादा बेकार है, अनप्लीजेंट है, ठीक है। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। ये कोल टार में लगभग 200 सब्सटेंस पाए जाते हैं। उन सब्सटेंसेस को अलग किया जाता है और प्योर कोल टार निकाला जाता है। प्रोडक्ट्स obtained from coal tar are used as starting materials for manufacturing of various substances in everyday life and in industry। कोल टार से जो मटेरियल मिलता है उससे डेली लाइफ की बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, जैसे सिंथेटिक डाइज। डाइज मतलब कलर, सिंथेटिक कलर जो होता है, आर्टिफिशियल कलर जो होता है वो, ड्रग्स, ड्रग्स मतलब मेडिसिन, ठीक है। एक्सप्लोसिव्स मतलब पटाखे या बम, ठीक है। परफ्यूम्स, परफ्यूम्स मतलब आपको पता ही है, ठीक है। प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये किससे बनाई जाती हैं? कोल टार से। इंटरेस्टिंगली नेपथलीन बॉल्स यूज टू रिपेल मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स और ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार। घर पे जो नेपथलीन बॉल यूज़ करते हैं हम, जिससे कीड़े मकोड़े दूर रहें, ठीक है, वो किससे मिलती है? वो कोल टार से ही मिलती है, ठीक है। These days, bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metalling the roads। इन दिनों जो बिटुमेन है, बिटुमेन करके एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, वो कोल टार की जगह यूज़ किया जाता है रोड बनाने में, ठीक है, जिसको डांबर बोलते हैं। उसको बिटुमेन को क्या बोलते हैं? डांबर, ठीक है। अब कोल गैस की बात करते हैं। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। कोल गैस कब मिलती है? जब कोल की प्रोसेसिंग हो रही होती है और कोल से कोक बनाया जा रहा होता है, तो बीच में जो गैस रिलीज होती है वो होती है कोल गैस। तो कोल से कोक बनाने में बीच में जो गैस रिलीज होती है वो कहलाती है कोल गैस, ठीक है। कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810। कोल गैस का इस्तेमाल किया गया था लंदन में जो स्ट्रीट लाइट होती हैं उनको जलाने के लिए, ठीक है। और न्यूयॉर्क में यूज़ किया गया था इसका 1820 में। आजकल इट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हीट रैदर देन लाइट। आजकल इसका जो इस्तेमाल है वो हीट सोर्स के तौर पे किया जाता है, ना कि लाइट सोर्स के, ठीक है। तो इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। जो कोल गैस है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में उसका इस्तेमाल किया जाता है, खासकर कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स में भी, ठीक है। कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स, ओके, ये आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं। जहाँ पर कोयला बनाया जाता है, ठीक है, ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है और उसको प्रोसेस करके अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। अब चलिए पेट्रोलियम के बारे में पढ़ते हैं। पेट्रोलियम क्या होता है? हैवी मोटर व्हीकल्स, मोटरसाइकिल्स, लाइट ऑटोमोबाइल्स, कार्स, ट्रक्स, ये सब डीजल पे चलते हैं, ठीक है। ये जो हैवी मोटर व्हीकल है ये किस पे चलते हैं? डीजल पे चलते हैं।
तो पेट्रोल और डीजल हमें कहाँ से मिलता है? पेट्रोलियम से मिलता है। पेट्रोलियम एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे हमको कई चीज़ें मिलती हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ठीक है। और केरोसिन के अलावा और अपन को मिलता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तो मिलता ही है, साथ में हमें मिलता है क्या? बिटुमेन, ठीक है। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा मतलब रॉक और ओलियम मतलब ऑयल। जो पेट्रोलियम शब्द है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, पेट्रा और ओलियम। तो पेट्रा का मतलब होता है रॉक, ओलियम मतलब होता है ऑयल। ओके। क्यों? क्योंकि ये जो पेट्रोलियम है ये हमें ज़मीन के नीचे से मिलता है, चट्टानों के बीच से। ये चट्टानों के बीच में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। समुद्र के नीचे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो समुद्र के नीचे के जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, पेट्रोलियम उनसे भी बनाया जाता है, ठीक है। एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड, जैसे ये ऑर्गेनिज्म मरते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स समुद्र के नीचे पाए जाते हैं, तो उनकी बॉडी जो है वो नीचे बॉटम में सेटल होने लगती है, और उनकी बॉडी में जो कार्बन है वो नीचे जो ओशन की जो सरफेस है वहाँ पर इकट्ठा होता जाता है, और इकट्ठा हो होकर क्या बना लेता है? धीरे धीरे पेट्रोलियम। ओके। लाखों करोड़ों साल का प्रोसेस है ये, 100, 150, 200 सालों का नहीं, लाखों करोड़ों साल का प्रोसेस है, ठीक है। तो एयर की एब्सेंस में, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के इन्फ्लुएंस में ये क्या बना लेता है? डेड ऑर्गेनिज्म से बन जाता है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल, दुनिया का पहला तेल का कुआं, ये पेनिसिल्वेनिया में खोजा गया था, यूएसए में। ये खोदा गया था कहाँ? पेनिसिल्वेनिया, यूएसए। इसकी खुदाई की गई थी, ठीक है। और पहला तेल का कुआं निकला था 1859 में। 8 साल बाद 1867 में माकूम करके एक जगह थी, तो असम में है वो, माकूम करके एक जगह है, वहाँ से भी ऑयल निकला था। गुजरात, मुंबई हाई एंड रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। फिर उसके बाद धीरे धीरे असम में, गुजरात में, मुंबई, मुंबई हाई में, ओके। मुंबई हाई बॉम्बे के पास एक जगह है, जो समुद्र है, इंडियन ओशन, वहाँ पर, जहाँ से हमें ये पेट्रोल वगैरह निकलता रहता है, और वहाँ से हमें पेट्रोल और दूसरी नेचुरल गैसेस वगैरह मिलती हैं, ठीक है। एंड इन रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, कृष्णा और गोदावरी के रिवर बेसिन से भी हमें ये चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग यानी उसको प्यूरीफाई कैसे किया जाता है। पेट्रोलियम एक डार्क कलर का लिक्विड होता है और जिसकी स्मेल बहुत ही बेकार होती है, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है, जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, इन चीज़ों का ये मिक्सचर होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ, ये देखिए यहाँ पर दिया है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के डिपॉजिट। तो ये इस तरह का तेल के कुएं बना दिए जाते हैं, जो जो ऑयल और गैस के डिपॉजिट है वहाँ से ऑयल और गैस जो है वो अलग कर ली जाती है, ठीक है, निकाल ली जाती है। ये पेट्रोलियम रिफाइनरी एक, जहाँ से पेट्रोलियम मिलता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स या फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग। रिफाइनिंग कौन सा प्रोसेस कहलाता है? पेट्रोलियम से सारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अलग करना, पेट्रोलियम से सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अलग करना कहलाता है रिफाइनिंग, ठीक है। ये कहाँ, ये प्रोसेस कहाँ कैरी आउट किया जाता है? ये पेट्रोलियम रिफाइनरी में कैरी आउट किया जाता है, ठीक है। Various constituents of petroleum and their uses are given. Many useful substances are obtained from petroleum and natural gas. बहुत सारे यूज़फुल सब्सटेंसेस ऑब्टेन किए जाते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से। दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। इन केमिकल्स को क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल्स। दीज आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स। ये डिटर्जेंट्स वगैरह को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है। फाइबर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है, पॉलीथीन को और दूसरे मैन मेड प्लास्टिक्स को, ठीक है। हाइड्रोजन गैस
ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र। हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है फर्टिलाइज़र के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पूरी दुनिया में इस्तेमाल करने वाला चीज़ है, ओके। तो पेट्रोलियम एक तरह से क्या है, पैसे का सोर्स है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड। नेचुरल गैस की बात करते हैं। नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू ट्रांसपोर्ट इट थ्रू पाइप्स। पाइप्स के थ्रू नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही आसान है, इसीलिए नेचुरल गैस जो है बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है हमारे लिए। नेचुरल गैस इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस के फॉर्म में, और इसी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस से गाड़ियाँ चलाई जाती हैं, ठीक है। सीएनजी इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन। जो सीएनजी है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है, वो पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड, ये आज की डेट में फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है व्हीकल्स में, मतलब गाड़ियों में ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इससे बहुत कम पोल्यूशन होता है, ठीक है। अब चलिए पेट्रोलियम के अलग अलग कंस्टिट्यूएंट देख लेते हैं, मतलब पेट्रोलियम से हम कितनी चीज़ें अलग कर सकते हैं और उन चीज़ों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। जैसे पेट्रोलियम से सबसे पहले पेट्रोलियम गैस मिलती है हमको लिक्विफाइड फॉर्म में, मतलब लिक्विड फॉर्म में, जिसको हम एलपीजी बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसका इस्तेमाल हम घर पे खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं सिलेंडर के फॉर्म में। उसमें भरी होती है एलपीजी या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो ये कहाँ यूज़ होती है, होम और इंडस्ट्री में। दूसरा है पेट्रोल, ये मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल। मोटर फ्यूल मतलब गाड़ी चलाने के लिए, एविएशन फ्यूल मतलब प्लेन वगैरह उड़ाने के लिए, ठीक है। ड्राई क्लीनिंग के लिए एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है इसका। केरोसिन की बात करते हैं, ये फ्यूल फॉर स्टोव्स, स्टोव्स में ये फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, लैंप्स में और जेट एयरक्राफ्ट्स में ये यूज़ किया जाता है पेट्रोल की तरह, ठीक है। डीजल, हैवी मोटर व्हीकल्स को चलाने के लिए, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स को चलाने के लिए डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है लुब्रिकेशन के लिए, ठीक है। पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स ऑइंटमेंट बनाने के लिए, कैंडल, वैजलीन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। बिटुमेन, बिटुमेन पेंट्स और रोड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें पेट्रोलियम से मिलती हैं। क्या क्या, पेट्रोलियम गैस, एलपीजी जिसको बोलते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, बिटुमेन, इतनी सारी चीज़ें हमको किससे मिलती हैं, पेट्रोलियम से, ठीक है। एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, पेट्रोलियम इज़ यूज एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टिंग। ये व्हीकल्स वगैरह में सीएनजी का यूज़ किया जाता है, ठीक है, आपको पता ही है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज़ दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। सीएनजी का सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि गाड़ी चलाने के लिए तो इस्तेमाल होता ही है, और साथ में आग जलाने के लिए भी इसका इस्तेमाल घरों में हो सकता है, खाना बनाने के लिए, ठीक है। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन वडोदरा। गुजरात में जो वडोदरा करके जगह है, यहाँ पर ऐसे पाइपलाइन है जिसके थ्रू गैसेस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो गुजरात से दिल्ली और दूसरे प्लेसेस में इन गैसेस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज एज अ स्टार्टिंग मटीरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो नेचुरल गैस का इस्तेमाल बहुत सारे केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए किया जाता है। इंडिया हैज़ अ वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया के पास बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस मौजूद है, ओके। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन, नेचुरल गैस हमें कहाँ मिलती है, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो इन इतनी सारी जगहों से हमें नेचुरल गैस मिलती है इंडिया में, ठीक है। अब चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, मतलब हाँ अगर हम इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। जैसे पेट्रोल और डीजल आने वाले 30-35 सालों में ये ख़त्म होने वाले हैं। यू स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा है, फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट और मिनरल्स जैसे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो एग्जॉस्टेबल हैं, मतलब ये ख़त्म हो जाएंगे।
यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स, आप जानते हैं कि कोल और पेट्रोलियम क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं. इट रिक्वायर द डेड ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स. अब जो डेड ऑर्गेनिज्म है, जो मरे हुए ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनको सालों लगते हैं पेट्रोलियम में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है, मतलब करोड़ों साल लगते हैं. ऑन द अदर हैंड नोन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट ओनली फ्यू हंड्रेड ईयर्स. और दूसरी तरफ ये देखा जाए कि हमारे पास इतने साल नहीं है, जितने भी रिजर्व बचे हुए हैं पेट्रोल के, डीजल के, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, नेचुरल गैसेस के, वो रिजर्व धीरे धीरे खाली हो रहे हैं. और उनको भरने के लिए जिस अमाउंट से पेड़ों को, जानवरों को डिज़ोल्व होना चाहिए ज़मीन के नीचे, डिकम्पोज होना चाहिए, उस वो रफ्तार नहीं है, ओके, डिकम्पोज होने की. मोर ओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. हालांकि इन फ्यूल्स से एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है. देयर यूज़ इज़ ऑल्सो लिंक टू द ग्लोबल वार्मिंग. इनका जो इस्तेमाल है उसको सीधे सीधे बोला गया है कि इनको इस्तेमाल करने से ऐसी गैसेस रिलीज होती हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है. इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी. इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि हमें इन फ्यूल्स का, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, इनका इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो. दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. जिससे क्या होगा कि इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होगा अगर हम कम यूज़ करेंगे इन फॉसिल फ्यूल्स का, तो दूसरा ये बचे रहेंगे, ठीक है, तीसरा ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, ठीक है. तो ये तीन जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इन इंडिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, इंडिया में PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ये एक एसोसिएशन बनाया गया है, ठीक है. किस लिए बनाया गया है? ये लोगों को एडवाइस करता है कैसे पेट्रोल डीजल को सेव करना है ड्राइविंग के टाइम पे. उनके टिप्स ये हैं कि ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल. एक कांस्टेंट स्पीड में ड्राइव करना है, रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, ठीक है. स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट प्लेसेस व्हेन यू हैव टू वेट. ऐसी जगह पर इंजन को बंद कर लें गाड़ी के जहाँ पर आपको वेट करना पड़ता है. इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर. करेक्ट टायर प्रेशर जो है उसको जांच लें कि टायर का प्रेशर सही रहे. टायर का प्रेशर कम रहेगा तो गाड़ी जो है वो खींचेगी नहीं, ओके. खींच मतलब वो स्मूथली नहीं चलेगी, उसको रन करने के लिए ज़्यादा पेट्रोल डीजल लगेगा, ठीक है. इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल. रेगुलर चेकअप होना चाहिए व्हीकल का, गाड़ियों का रेगुलर चेकअप होना चाहिए ताकि इंजन की जो एफिशिएंसी है वो बनी रहे, ठीक है. अगर गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 15 किलोमीटर चलनी है, 20 किलोमीटर चलनी है, तो वो अगर कंटिन्यूसली मेंटेन रहेगी, अगर उसका मेंटेनेंस, उसकी सर्विसिंग वगैरह होती रहेगी, तो वो इतना एवरेज देती रहेगी, मतलब 1 लीटर में 15-20 किलोमीटर चल जाएगी. लेकिन अगर उसको हम मेंटेन नहीं करेंगे तो 1 लीटर में वो 10 किलोमीटर पे आ जाएगी, 12 किलोमीटर पे आ जाएगी, तो ज़्यादा पेट्रोल लगेगा, ओके. सो स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को, रिवीजन लेक्चर जो हमने आज कवर किया, वो आप लोगों को समझ आया होगा, ओके. जो भी डाउट्स हैं आपके, प्लीज़ लेट मी नो. दैट्स ऑल फॉर नाउ. थैंक यू.